नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा के इस यूट्यूब चैनल पर आपका, जहां हम रोज की तरह आपके साथ डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और उनसे रिलेटेड कुछ ऐसे स्टैटिक जीके इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलीवेंट और बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो दोस्तों, कोशिश करें कि यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो उसकी आप एक शॉर्ट नोट बनाते चलें, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स जो भी हो उसमें वो क्विक रिवीजन का काम कर सके। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि यहाँ जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो हमारे एक्सपर्ट के द्वारा आपके एग्जाम्स के एनालिसिस के बेस पे तैयार किए गए हैं, जो या तो आपके एग्जाम्स में ऐसे सवाल आ सकते हैं या इनसे जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दूंगा उससे भी सवाल बन सकते हैं। तो निश्चित तौर पे ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो वीडियो को ज़रूर कोशिश करें कि अच्छे तरीके से वो लास्ट तक देखें। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, डेली की तरह आज भी हम अपने वीडियो की जो शुरुआत है वो एक मोटिवेशनल कोट से करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो अवेयरनेस का काम करेगा, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एक एनर्जेटिक मूवमेंट आपके अंदर वो पैदा करेगा। सो हमारा आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो है नॉलेज इज पावर। जी, यानी अगर आप इस वर्ड को देखें, ये दोनों वर्ड नॉलेज और पावर, तो ये अपने आप में ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। नॉलेज, जी, नॉलेज एक ऐसा चीज है कि अगर आपको किसी भी चीज के बारे में अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन, उसके बारे में अगर अच्छे तरीके से नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, तो वो आपके लिए एक पावर का काम करता है। जी दोस्तों, जैसा कि हम पिछले क्लास में हमने देखा कि छत्रपति शिवाजी के बारे में हमारे एक एक्सपर्ट गुरु उमेश सर के द्वारा बताया गया कि शिवाजी कैसे चतुराई से अपने जहाँ पे वो युद्ध करते थे वहाँ पे कैसे उनको उस युद्ध की भूमि का, यानी उस जगह का अच्छे तरीके से नॉलेज था, और उस नॉलेज के कारण वो कई सारे युद्धों में वो विजेता रहे हैं। जी, तो वही चीज है कि अगर आपके पास किसी चीज की वो फुल नॉलेज है तो वो आपके लिए पावर का काम करती है, आप हमेशा विजेता बनोगे, यानी आपके पर्सनालिटी को वो डेवलप करने का काम करती है। और जो आप नॉलेज गेन करते हो उस नॉलेज को आप आने वाले जनरेशन में ट्रांसफर भी कर सकते हो। हम इसी वो पॉइंट ऑफ बेसिस पे नॉलेज को गेन ही करते हैं, ताकि हमारे जो आने वाले जनरेशन है हम उनको एक अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट उनके कैरियर में ऐड करने के लिए हम अपना नॉलेज उनके पास वो ट्रांसफ़र करते हैं, ताकि उनकी पर्सनालिटी भी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और वो हर एक फील्ड में वो अपना वर्चस्व वो कायम रख सके। तो दोस्तों, आपके लिए भी यही कोट वो काम करता है कि अगर आपके पास, आप जिस भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके पास उस एग्जाम की अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छी नॉलेज है, तो आप निश्चित तौर पे आपके लिए वो एक पावर का काम करेगा और आप उस एग्जाम में ज़रूर सफल हो जाओगे। ठीक है, तो इसी कोट के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के कुछ डेली करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। So our first question is, which of the following city will host the 140th session of International Olympic Committee in 2023? निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 140वें सत्र की मेजबानी करेगा? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। राइट आंसर देख लेते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंबई। जी, मुंबई में वो 2023 में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का वो मेजबानी की जाएगी। अभी हाल ही में चीन में वो चीन के बीजिंग शहर है, वहाँ पे विंटर ओलंपिक्स वो संपन्न हुए हैं, और उस विंटर ओलंपिक्स में इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन के द्वारा एक बिडिंग जीत ली गई है, और इस बिडिंग में फैसला लिया गया है कि नेक्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेजबानी भारत में मुंबई शहर में की जाएगी। जी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये एक इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का एक जनरल मीटिंग होता है, जहां पे ओलंपिक से जुड़े कई सारे वो फैसले लिए जाते हैं। ठीक है, तो भारत वो लगभग 40 साल बाद, यानी 40 इयर्स बाद ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेजबानी कर रहा है।
यानी 1983 में न्यू दिल्ली में इसकी मेजबानी की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम्स में जरूर पूछे जा सकते हैं कि 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन कहाँ हेल्ड किया जाएगा, तो वो भारत देश के मुंबई शहर में किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग challenges and opportunities is the theme of which important day celebrated recently? Using technology for multilingual learning challenges and opportunities हाल ही में मनाए गए किस महत्वपूर्ण दिन का विषय है? हमारे ऑप्शन है वर्ल्ड हिंदी डे 2022, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2022 यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022, नेशनल साइंस डे 2022 यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2022 यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022। तो राइट आंसर देखते हैं, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2022। जी, यानी यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी जो है वो अभी हाल ही में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2022 मनाया गया है। कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 21 फरवरी को, यानी पिछले दिन। ठीक है, और इस दिन का जो विषय है वो है यूजिंग टेक्नोलॉजी मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। ये जो दिन है वो बेसिकली जो है दुनिया के लोगों के बीच में अपने लैंग्वेज के प्रति सम्मान और उनके अवेयरनेस के लिए जो है ये दिन मनाया जाता है। इस दिन की जो शुरुआत की गई थी वो 1999 में की गई थी यूनेस्को के द्वारा, और ये फैसला लिया गया था कि 21 फरवरी का जो दिन होगा वो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे होगा। यानी बेसिकली इस दिन लोग जो है अपने भाषा के प्रति सम्मान देंगे और अपने भाषा को जो है वो जानेंगे और उसकी जो है लोगों के बीच में अवेयर भी करेंगे कि आप अपने भाषा को पहचानो, आप अपने कल्चर को पहचानो और आप अपने कल्चर को जो है वो आगे बढ़ाओ। अगर दोस्तों यहाँ पे लैंग्वेज की बात की जा रही है तो हम भारत की लैंग्वेज की बात करना चाहेंगे। तो अगर 1961 की जनगणना की बात कर ले तो हमारे भारत में लगभग 1652 भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन अभी आंकड़ा जो है ये चेंज हो गया है, यानी हमारे देश में कई सारे देशों की भाषाएं भी बोली जाती है। तो ये आंकड़ा अभी हाल ही फिलहाल में एक रिपोर्ट में पाया गया है कि लगभग 1365 जो है भाषाएं हमारे भारत देश में बोली जा रही है। ये जो है आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में दुनिया के सारे देशों की भाषाएं जो है वो यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो बोल रहे हैं। अगर हम अपने भारत देश में जो है वो लैंग्वेजेस की बात करें तो हमारे लगभग 121 लैंग्वेज जो है वो हमारे भारत देश में है, जिसमें 22 लैंग्वेज को जो है वो संविधान के 8 शेड्यूल में दर्ज किया गया है, यानी 8वीं अनुसूची में जो है वो 22 भाषा को जो है वो दर्ज किया गया है कि ये 22 भाषा जो है ये भारत की महत्वपूर्ण भाषा है। और 99 जो भाषा है ये हमारे संविधान के जो अनुसूची है उसके पार्ट बी में दर्ज किया गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या इंग्लिश का जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है क्या वो भी हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है उसे जो है दर्जा दिया गया है? तो जी नहीं, इंग्लिश को जो है वो जो संविधान के नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज में डाला गया है। ठीक है, ये हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है इसका दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके भाषा, आपके देश के जो मातृभाषा है मदर टंग, उससे जुड़ी कुछ जानकारी और दूसरे देश के मातृभाषा से जुड़ी भी कुछ जानकारी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला सवाल है, इन विच सिटी हैज द कर्नाटक गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टार्ट तुंगभद्रा आरती ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तुंगभद्रा? कर्नाटक सरकार ने किस शहर में तुंगभद्रा नदी के तट पर तुंगभद्रा आरती शुरू करने का निर्णय लिया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए हरिहर, ऑप्शन बी शिवपुर, ऑप्शन सी शिमोगा, ऑप्शन डी हम्पी। तो राइट आंसर जानते हैं, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए हरिहर। जी,
यानी कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि जिस तरह वाराणसी शहर में गंगा आरती की जाती है, उसी तरह उनके एक शहर हरिहर शहर में तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है तुंगभद्रा आरती की जाएगी। ये जो डिसीजन लिया गया है ये कर्नाटक के गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लिया गया है, क्योंकि ये जो हरिहर शहर है इसका भी एक अपना इतिहास रहा है। इस शहर का निर्माण जो है वो 800 साल पुराना है, ठीक है। और ये जो शहर का निर्माण किया गया था वो होयसल डायनेस्टी के द्वारा किया गया था। इस शहर के नाम की अगर बात कर ले तो हरि और हर दो नाम से बना हुआ है। हरि की बात कर ले तो हरि को विष्णु का जो है वो एक अवतार का नाम है। हर की बात कर ले तो ये शिव, यानी विष्णु और शिव यानी दोनों को मिला के वहां पे एक बहुत ही फेमस टेम्पल का निर्माण किया गया है, जिसे हरिहर टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और उसी टेम्पल के नाम पे इस जो है स्थान का नाम हरिहर पड़ा हुआ है। और ये जो स्थान है वो किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे, जहाँ पे अब वहाँ की राज्य सरकार के द्वारा यह डिसीजन लिया गया है कि गंगा आरती की तरह वहाँ भी तुंगभद्रा आरती का जो है वो प्रायोजन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और बाकी के ऑप्शन की बात कर ले, यहाँ पे जितने भी आपको शहर दिख रहे हैं तो ये सारे के सारे शहर जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे हैं और ये कर्नाटक के ही शहर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है अजीत मिश्रा, चेतन घाटे, एनके सिंह, तरुण दास। तो राइट आंसर देखते हैं, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, चेतन घाटे। जी, चेतन घाटे को अभी हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक विकास संस्थान के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। और इनकी जो नियुक्ति की गई है वो अजीत मिश्रा के स्थान पे की गई है। ठीक है दोस्तों, अगर हम आर्थिक विकास संस्थान की बात कर ले तो आर्थिक विकास संस्थान जो है एक जो है ऑटोनॉमस बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जहाँ पे सिविल सर्वेंट्स को भारत के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो उसी इंस्टीट्यूट के अभी डायरेक्टर के रूप में चेतन घाटे की नियुक्ति की गई है। अब चेतन घाटे के बारे में अगर हम थोड़ा जानना चाहेंगे तो चेतन घाटे जो है भारतीय रिजर्व बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ये मेंबर भी रह चुके हैं। साथ ही साथ इन्होंने 2014 में महालनोबिस मेमोरियल गोल्डन अवार्ड का पुरस्कार भी अपने नाम किया हुआ है। और साथ ही साथ ये ISI यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के ये फॉर्मर प्रोफेसर भी रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। जी दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ अपने साइट के बारे में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, ये जो इंफॉर्मेशन है ये आप जो तैयारी कर रहे हैं उसी से जुड़ी इंफॉर्मेशन है, तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपके तैयारी में जो है वो और भी 4 चांद लगाने वाले हैं। क्योंकि अभी आप यहाँ पे तो डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज ही देख रहे थे, लेकिन अगर आप इस साइट को फॉलो करते हैं, आपको जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, तो आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके जो भी एग्जाम्स है उसकी तैयारी में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकता है। दोस्तों, हमारा जो साइट है sarkaripariksha.com, अगर आप उसके सामान्य ज्ञान के टैब पे जाते हैं तो आपको ये पेज खुलता है। इस पेज में आपको करंट अफेयर्स टेक्स्ट के रूप में दिख जाते हैं, यानी मिल जाते हैं। न्यूज एनालिसिस मिल जाते हैं, यानी आप अगर किसी भी स्टेट कमीशन की तैयारी कर रहे हैं या डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे न्यूज एनालिसिस को जो है यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। यानी हम वही न्यूज एनालिसिस तैयार करते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए एक हॉट टॉपिक होते हैं। उसी टॉपिक पे हम पर डे जो है न्यूज एनालिसिस यहाँ पे रेडी करके आपके लिए रखते हैं, ताकि आप उसका जो है अच्छे से जो है वो रिवीजन करें और आप टेस्ट भी करें अपना। ठीक है, यहाँ पे रेडी रेफरेंस का भी एक पेज हमने आपके लिए दिया हुआ है। रेडी रेफरेंस दोस्तों ये एक ऐसा हमारा पेज है जहाँ पे आपके लिए जो है वो नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट जीके
से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी अगर हम मोटे तौर पे बोले तो ये आपके लिए जो है हर एग्जाम्स में पूछे जाने वाले ऐसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन होते हैं जो बेसिकली कॉमन इंफॉर्मेशन है जो हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर हम करंट अफेयर्स की जो यहाँ पे बात कर ले तो आपको डेट वाइज करंट अफेयर्स यहाँ मिल जाते हैं। आप जिस डेट की भी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं आप यहाँ पे डेट सिलेक्ट करके उस डेट की करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पे जो है वन लाइनर्स के रूप में करंट अफेयर्स मिल जाते हैं। यानी ये वन लाइनर्स एक करंट अफेयर्स के फुल इंफॉर्मेशन का कंक्लूजन पॉइंट होता है। हम इस वन लाइनर्स में जो है वो सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं जो आपको कम समय में जो है तैयारी करने में मदद करता है। अगर आप इस वन लाइनर पे क्लिक करते हैं तो आप इस वन लाइनर से रिलेटेड जो है करंट अफेयर्स की पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो डिटेल्स इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। आपने किसी कारणवश अगर हमारा पिछला वीडियोज को मिस कर दिया है या आप उसको सही से सर्च नहीं कर पा रहे हो तो आप इस साइट पे डायरेक्ट आकर हमारा जो है वो प्रीवियस वीडियोज को भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमने आर्काइव्स का भी सेक्शन बना रखा है। आपको अगर मंथली करंट अफेयर्स की ज़रूरत है या आप मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स को भी पढ़ सकते हैं। आप अगर किसी भी करंट अफेयर्स को कैटेगरीज वाइज पढ़ना चाहते हैं कि किसकी अपॉइंटमेंट हुई है, ये अपॉइंटमेंट सिर्फ मुझे देखना है, या किसको कौन सा अवार्ड्स दिए गए ये मुझे देखने हैं, या कौन सा इंटरनेशनल न्यूज़ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हम जो है वो कैटेगरीज वाइज भी करंट अफेयर्स आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों ये तो बात है आपके करंट अफेयर्स और आपके स्टैटिक रिलेटेड इंफॉर्मेशन से। हम यहाँ पे जो है आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे हमारे जितने भी आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स है या जो भी आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप उससे जुड़ी जानकारी भी यहाँ आपको मिल सकती है। आप यहाँ पे आप अपना टेस्ट भी लगा सकते हो, आप अपना परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। यहाँ पे माइका 100 है, यानी आपको क्वेश्चन आंसर के रूप में यहाँ पे करंट अफेयर्स मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारे जो है करंट अफेयर्स का जो है साइट है, यानी हमारा ये सामान्य ज्ञान गुरु का पेज है, जहाँ पे आपके जो भी तैयारियां चल रही हैं उसको और आगे बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे जो है वो जी तोड़ मेहनत की है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप हमारे इस वीडियोज के साथ साथ जो है इस पेज पे जरूर आएंगे और यहाँ की इंफॉर्मेशन का जो है वो लाभ उठाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अपने डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज ओन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अल्लू अर्जुन, ऑप्शन बी सलमान खान, ऑप्शन सी रणवीर सिंह, ऑप्शन डी सिद्धार्थ मल्होत्रा। राइट आंसर देखते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी रणवीर सिंह। जी, हाल ही में रणवीर सिंह ने मुंबई में हुए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब अपने नाम कर लिया है। अगर हम सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस की बात कर ले तो कृति सैनन को जो है वो सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का खिताब दिया गया है। अगर हम बेस्ट फिल्म की बात कर ले तो बेस्ट फिल्म के कैटेगरी में जो है वो शेरशाह को पुरस्कार दिया गया है। अगर हम फिल्म ऑफ द ईयर की बात कर ले तो बहुत ही फेमस मूवी पुष्पा, जिसे शायद आप सभी ने देखा होगा, द राइज, उसको जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट एक अवार्ड्स का जो है वो विषय है जो हर एक साल अलग अलग कैटेगरी में जो है वो पुरस्कार इसमें प्रदान किए जाते हैं। इससे भी क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो आप इसको जरूर अच्छे से रिवाइज कर लें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा अगला सवाल है, Which bank had signed a MOU with Assam Rifles to provide Central Forces salary package? किस बैंक ने केंद्रीय सेना वेतन पैकेज प्रदान करने के लिए असम राइफल्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा।
जी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है अभी हाल ही में वो एक असम राइफल्स के साथ जो है वो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और इस समझौता ज्ञापन पे फैसला लिया गया है कि जो असम राइफल्स के जितने भी कर्मी हैं, चाहे वो सर्विंग कर्मी हैं या चाहे वो रिटायर्ड कर्मी हैं, उनको जो है वो केंद्रीय सेना वेतन पैकेज वो प्रदान करेगा। ठीक है, यानी सेंट्रल फोर्सेस को सैलरी पैकेज वो प्रदान करेगा। अगर हम असम राइफल्स की बात कर लेते हैं तो असम राइफल्स जो है वो हमारे देश का सबसे जो है वो पुराना जो है पैरामिलिट्री फोर्स है। ठीक है, क्या है? पैरामिलिट्री फोर्सेस है। ठीक है, ये हमारे देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्सेस है, याद रखना, असम राइफल्स। ठीक है दोस्तों, इस समझौता ज्ञापन में ये भी जो है वो निर्णय लिया गया है कि इस केंद्रीय सेना वेतन पैकेज के अलावा उन्हें और भी बेनिफिट्स दिए जाएंगे, जैसे एक्सीडेंट से रिलेटेड इंश्योरेंस भी ये बैंक प्रोवाइड करेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, या उनको क्रेडिट कार्ड भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। हमारा अगला सवाल है, Which IPL team has become the first team in India to unveil team logo in Metaverse? कौन सी IPL टीम मेटावर्स में टीम लोगो का अनावरण करने वाली भारत की पहली टीम बन गई है? हमारे ऑप्शन है गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स। तो राइट आंसर देखते हैं, हमारा राइट आंसर है गुजरात टाइटंस। जी, आईपीएल फ्रेंचाइजी की गुजरात टाइटंस टीम जो है वो अभी हाल ही में फेसबुक द्वारा क्रिएट किया गया वर्चुअल वर्ल्ड मेटावर्स, उसमें अपने टीम लोगों का वो अनावरण किया है। यानी गुजरात टाइटंस भारत की पहली ऐसी टीम है जो मेटावर्स में अपने टीम लोगों का जो है वो लॉन्चिंग की है। अगर हम इसकी लॉन्चिंग की बात कर ले तो इस लॉन्चिंग में गुजरात टाइटंस के हेड कोच आशीष नेहरा, वहाँ के गुजरात टाइटंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल भी जो है वो दिख रहे हैं इस लॉन्चिंग में, और ये अपने टीम का जो है वो 3D लोगो जो है मेटावर्स में लॉन्च करते हुए दिख रहे हैं। अगर हम बात गुजरात टाइटंस की कर ले तो गुजरात टाइटंस जो है अभी हाल ही में आईपीएल में एंट्री लेने वाली जो है वो एक नई टीम है जो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ जो है वो आईपीएल में इस साल से एंट्री ले रही है। ठीक है दोस्तों मेटावर्स जो है वो एक वर्चुअल वर्ल्ड है जहां पे हम जो है अपनी सोशल कनेक्टिविटी जो है वो वर्चुअल फॉर्म में जो है वो क्रिएट करते हैं। तो जो है डिजिटाइजेशन का ये एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है मेटावर्स। इसके बारे में हम जरूर आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर हम यहाँ पे टीम की बात कर रहे हैं, टीम लोगों की, तो आपको यहाँ पे गुजरात टाइटंस के बारे में जानकारी मिली कि मेटावर्स में इन्होंने जो है वो प्रवेश लिया है, लॉन्चिंग किया है। इससे पहले जो है अगर बैंक की बात की जाए तो वर्ल्ड में जेपी मॉर्गन जो है वो एक ऐसे बैंक है विश्व के जिन्होंने अभी हाल ही में जो है मेटावर्स में एंट्री ली है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे जो है स्टैटिक और करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज केरला फर्स्ट कारवा पार्क बीइंग सेटअप? केरल का पहला कारवा पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वगामो, ऑप्शन बी मुन्नार, ऑप्शन सी वायनाड, ऑप्शन डी इडुक्की। तो राइट आंसर देखते हैं, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए वगामो। जी, केरल के वगामो हिल स्टेशन पे कारवा पार्क की स्थापना की जा रही है। ठीक है दोस्तों, ये हिल स्टेशन पे एक ऐसी पार्क की स्थापना की जा रही है जहां पे आप जो है अपने एक रिक्रिएशनल व्हीकल्स को ले जा सकते हैं और नाइट आउट स्टे का एंजॉयमेंट कर सकते हैं। ये व्हीकल्स जो रिक्रिएशनल व्हीकल्स कहलाते हैं, बेसिकली इसमें सारी चीज़ें होती है, जैसे आप बोल सकते हैं तो इसमें बेड भी होते हैं, सोफ़ा होते हैं, ओवेंस होते हैं, वॉशरूम होते हैं यानी टॉयलेट होते हैं, और इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है। तो इस पार्क यानी कारवा पार्क एक ऐसा जगह होता है जहां पे इस व्हीकल्स को आप ले जाके आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हो। ये जो पार्क बनाया जा रहा है वो बेसिकली अभी कोविड जो है प्रोटोकॉल के मद्देनज़र जो है वो टूरिज्म के डिपार्टमेंट के द्वारा डेवलप किया जा रहा है।
दोस्तों इस पार्क का बनाने का मेन मकसद यही है कि लोग जो है वो भीड़ भाड़ में जाना नहीं चाह रहे हैं और लोग जो है वो टूर का एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी पर्पज से इस पार्क का जो है वो निर्माण किया गया है ताकि लोग जो है इस पार्क में अपना नाइट आउट स्टे जो है वो कर सके। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। सो हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेट्रोलियम कंपनी हैज रिसेंटली इंस्टॉल्ड ओवर 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस द कंट्री। निम्नलिखित में से किस पेट्रोलियम कंपनी ने हाल ही में देश भर में 1000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी भारत पेट्रोलियम, ऑप्शन सी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ऑप्शन डी नयरा एनर्जी। तो राइट आंसर देखते हैं, हमारा राइट आंसर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। जी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा देश भर में जो है वो 1000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लाया गया है, यानी ईवी चार्जिंग स्टेशन। जो ऐसे चार्जिंग स्टेशन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो है वो उनके फ्यूल के रूप में ये काम करता है, यानी चार्जिंग पॉइंट के रूप में काम करता है। यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं वो आप अपना बैटरी चार्ज करते हैं और अपने जो भी व्हीकल्स को है वो रन करने के लिए कैपेबल बनाते हैं। दोस्तों ये अभी जो है वो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा जो है वो देश भर में 1000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन लगाए गए हैं। ये स्टेप भी बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि धीरे धीरे जो है वो डीजल पेट्रोल जो इंजन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है पॉल्यूशन की मात्रा जो है फैला रहे हैं, जिससे इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो उसी पॉल्यूशन को कम करते हुए जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाए गए हैं और इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है रन करने के लिए हर एक जगह जगह चार्जिंग पॉइंट भी बनाए गए हैं। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा जो देश भर में 1000 चार्जिंग पॉइंट अभी हाल ही में जो है उनकी स्थापना की गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात कर ले तो इसने अपना पहला चार्जिंग स्टेशन जो है वो 2017 में जो है वो बनाया था और इसकी फाउंडेशन की बात कर ले तो इसकी फाउंडेशन जो है वो 30 जून 1959 यानी 30 जून 1959 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो है वो नींव रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। सो हमारा आज का आखिरी सवाल है, हु इज ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस। डिग्निटी इन डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए R.O. खन्ना, ऑप्शन बी चेतन भगत, ऑप्शन सी झुंपा लहरी, ऑप्शन डी कमला हैरिस। तो राइट आंसर देखते हैं, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए R.O. खन्ना। जी, R.O. खन्ना एक इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन है यानी ऑथर है, जिन्होंने अभी हाल ही में एक पुस्तक की रचना की है, डिग्निटी इन डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस। इस पुस्तक में उन्होंने जो है अमेरिकी वासियों के बारे में चर्चा की है कि कैसे टेक्नोलॉजी के कारण उनके लाइफ स्टाइल चेंज कर दिए गए हैं, यानी उनके लाइफ स्टाइल में बदलाव आया है। और इस पुस्तक के जो 4 वर्ड लिखे गए हैं, यानी इसके जो प्रस्तावना जिसे बोल सकते हैं या ये भी बोल सकते हैं इसके जो इंट्रोडक्टरी जो पार्ट होता है, जो पहला यानी मेन पुस्तक के जो इंफॉर्मेशन होते हैं उससे पहले जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होते हैं उसको अमर्त्य सेन यानी भारत के बहुत ही फेमस जो है इकोनॉमिस्ट और नोबेल प्राइज विनर के द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो इस बेस पे ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ये फेमस पुस्तक है जो आपके आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें अमर्त्य सेन की भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ डेली करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। अगर आप इनकी डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे सरकारी परीक्षा के वेबसाइट पे जा सकते हैं, या अगर आप किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, चाहे वो फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक या फैमिली रिलेटिव्स तक जरूर शेयर करें जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारी जो आने वाली नेक्स्ट वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आप
अपने तैयारी को और मजबूत बनाते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और हमारे जो डेली करंट अफेयर्स वाले पार्ट के जो वीडियोज है उसको आप रोज़ देखते रहें। धन्यवाद।